नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में ठंड के मौसम में भी ऐसी न्यूज आ रही है कि गर्माहट उबाल मार रही है। बल लपेटे में एक के बाद एक कई लोग आ रहे हैं। गर्मी पैदा की उमरा साहब के कुछ वीडियोज और ऑडियोज ने, और उसके बाद मामला कहीं का कहीं जा रहा है। मामला छोटे से बड़ा होता जा रहा है, बड़े से और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अंकिता हत्याकांड का मसला उठा था, वहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन बेस तो बुनियाद तो वही है भी। लेकिन इसके बाद जो चीजें सामने आ रही हैं वो चर्चा से अलग का हिस्सा हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि अंकिता हत्याकांड को लेकर जिस तरह से कार्रवाई हुई, जिस एसआईटी ने वीआईपी वाले सेक्शन को छुआ तक नहीं, तो ही नहीं जांच, तो उस पर अब बवाल हो रहा है। नाम कई आ गए, पहले पट्टू, फिर गट्टू, अब तो गुट्टू भी दिख रहे सोशल मीडिया पे। तो इन सब पर कैसे न्याय वाली व्यवस्था जो है वो भारी पड़ रही है, इंसाफ वाली व्यवस्था भारी पड़ रही है। सियासी खींचातान के बीच एक बयान बीजेपी के बड़े नेता का भी आया, मेल नहीं खाता महेंद्र भट्ट के बयानों से, वो मेल नहीं खाता बीजेपी के मौजूदा स्टैंड को लेकर इस पूरे प्रकरण पर। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराता हूं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, कमलेश रमन जी बीजेपी से हैं, पंकज क्षेत्रीय कांग्रेस से हमारे साथ है। आप तीनों का स्वागत है। कमलेश रमन के लिए थोड़ा आसान कर दूं चीजों को, क्योंकि बीजेपी की नेत्री हैं और बीजेपी अभी ऐसा लग रहा है कि मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा प्रेशर में है। क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, पार्टी लाइन क्या है, कैसे बातों को रखा जाए। मैं नहीं, कोई प्रेशर में नहीं। एक बयान की शुरुआत करते हैं ना, बयान से। अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ है मामला। ये बात सही है, काफी गंभीर मामला सवाल ये बन रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं। कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर है। सर, ऑडियो में बड़े बीजेपी के नेताओं का नाम सामने है, उसे कैसे? देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बहुत तकलीफ इसको इस सारे विषय को लेकर के। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी। आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है, और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। अच्छा लगा। चलिए, पहला बयान मैंने ऐसे देखा कुलदीप भाई और कमलेश जी और पंकज क्षेत्री, जिससे ऐसा लगा कि हाँ, वाकई में कहीं ना कहीं कुछ चीजें बची हुई हैं वल अभी भी हमारी सियासत में। लेकिन इतना साहस जैसा भी ये बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मौजूदा हरिद्वार से सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री दे रहे हैं, कमलेश जी, ऐसा बयान बीजेपी वाले क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? नहीं, देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने भी तो बेबाकी से बोला है। और भारतीय जनता पार्टी कब कह रही है कि हम न्याय नहीं दिलाएंगे या हम साथ नहीं खड़े? हम तो हमेशा से अंकिता भंडारी बहन के साथ में खड़े रहे हैं। हमने जो है उनको न्याय दिलाने के लिए तुरंत वहां पर सरकारी वकील से देने से लेकर के और कार्रवाई करवाने तक का सफर तय किया है, और उन लोगों को सजा भी हुई है। वो लोग आज आजीवन कारावास में हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो ये आरोप सिद्ध करने के लिए आपके जो बयान सोशल मीडिया पर चलते हैं, जिसका फायदा लोग उठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं, पंकज जी। अब आप सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग कभी अंकिता बहन के लिए कोर्ट में जाके खड़े हुए? क्या उन्होंने कभी अंकिता बहन के लिए अपना एक वकील खड़ा करने का काम किया? क्या उनको जाकर के उन्होंने मदद करने का काम किया, या खाली सड़कों पे खड़े होकर के हल्ला मचाया, या सोशल मीडिया की सुर्खियां बने, या टीवी चैनलों की सुर्खियां बने? भाई, एक बार भी कभी तो जाते। अगर आपको ये लग रहा था कि कुछ अन्याय हो रहा है, तो कभी तो कोर्ट में जाके खड़े होते। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जिनके बयान के
जिस महिला के बयान के ऊपर इतना बवाल उठाया जा रहा है, भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लोग भी तो दोषी हैं। जब आपके पास साक्ष्य थे, तो जब कोर्ट में ये प्रक्रिया चल रही है, तो आपने कोर्ट में ये साक्ष्य देने का काम क्यों नहीं किया? आपने भी अंकिता बहन भंडारी के साथ में क्या अन्याय करने का काम किया? आज उसकी हमारी पुण्य आत्मा, जो हमारी बहन की पुण्य आत्मा है, वो दुखी होती होगी इस बात को लेकर के कि हर रोज सड़कों पर मुझे लेकर के ये किस तरीके से बवाल मचाने का काम करते हैं। न्याय की बात तो सब करते हैं, अंकिता बहन बोलने का काम तो सब करते हैं, लेकिन बहन का फर्ज कोई नहीं निभाता। जी जी, बहन का फर्ज नहीं निभाता। मतलब किस नेता ने अभी तक कहा इस मामले पर जो भी नाम सामने आए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए आपकी तरफ से? एक त्रिवेंद्र सिंह रावत को छोड़ दीजिए, इसके अलावा नहीं, देखिए पंकज जी, ये तो पहले से शुरू से जब से ये प्रकरण चला है, कब कहा? माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी तुरंत कहा कि जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। महेंद्र भट्ट जी ने भी कहा कि जो भी दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद हमने पैरवी करी, उसके बाद वो कोर्ट में वहां उनके पैरवी करने के बाद वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। भाई एक बात बताइए, सरकार पैरवी करती है, सरकार सजा दिलवाने का काम करती है, तब भी दोषी कहलाती है। आधी अधूरी दिलवाई आपने, न्याय आधा अधूरा रहा। वीआईपी वाले सेक्शन को नहीं, मैंने क्या कहा? देखिए पंकज जी, अभी हम यहाँ पर पैनल पर बैठे हैं, ऐसे ही हम किसी के ऊपर आरोप लगा दें, साक्ष्य हमारे पास कुछ है नहीं। अगर मेरे पास साक्ष्य है तो मैं कोर्ट में जाऊं ना, पहले मैं कोर्ट में जाऊं, पहले मैं थाना चौकी में जाऊं रिपोर्ट करने। पंकज जी, सबसे पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए? अगर मेरे पास साक्ष्य है, पहले मुझे कानून के पास जाना चाहिए, पुलिस थाने में जाना चाहिए, उसके बाद सोशल मीडिया की सुर्खियां बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र का हिस्सा है पंकज जी, समझ लीजिएगा। आप देखिएगा थोड़े दिन बाद खुलेगा ये चीज। कुछ लोग जो है बहती गंगा में हाथ धोने की जो कोशिश कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि दिल्ली से लेके विदेश तक हम लोग जो है प्रेस वार्ता करके शायद 27 का सपना पूरा करेंगे, तो नहीं होगा पूरा ऐसे में। आप अंकिता बहन की आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, एक हमारा पत्रकार साथी है कोठियाल, ठीक है, वो उसने एक आरटीआई के जरिए कुछ आंकड़े जुटाए, कुछ चीजें हुई, उसको लेकर इतना सारा एक्शन, इतनी सारी बातें और बहुत सारा चीजें हमने देखने को मिला कि एक्टिवनेस कितनी है शासन प्रशासन की, और सोशल मीडिया पर पकड़, ये तमाम चीजें, आईटी फाईटी सब ना, एक उसने खबर दिखाई, ऐसा हाल हो गया। अब ये इतने बड़े प्रकरण पर आप जांच की बात करें, कौन करे? पंकज क्षेत्री थोड़ा जांच करेंगे या कुलदीप राणा करेंगे जांच? तो देखिए, जो कानून के दायरे में है रोतेला जी, जो कानून के दायरे में है, कानून अपना काम करेगा। देखिए, कानून के पास वो सारे हथकंडे हैं, कानून के हाथ बड़े होते हैं, और कानून से बड़ा भी कोई नहीं होता, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता हो। कानून के दायरे में सब आते हैं, और कानून को लगेगा जांच होनी है तो हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें? इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोप लगाने वालों को भी साक्ष्य पेश तो करने पड़ेंगे ना, या खाली आरोप लगा करके मैदान से भाग जाएंगे? क्या आप किसी के भी आरोप पे किसी को भी फांसी चढ़ा देंगे क्या? पहले आप किसी और पे आरोप लगाते हैं, फिर किसी और पे आरोप लगाते हैं, फिर किसी और पे आरोप लगाते हैं, कितने लोगों को फांसी चढ़वाओगे भाई? आप, मैं कह रहा हूँ जी, क्या कहा पंकज जी? ये आरोप गलत हैं, ये सिद्ध करने के लिए आपको जांच करनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जांच होगी, ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ा जाएगा किसी को, बिल्कुल जांच होगी। और हो सकता है चल रही हो सकता है चल रही हो। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और कानून अपना काम कर, देखिए कानून, हमारे वकील बैठे हैं छेत्री जी, कानून के दायरे में सब कुछ होता है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मैंने क्या कहा? ना सरकार होती है, ना विपक्ष होता है, ना कोई आम आदमी होता है। मुझे इतना पता है कि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे थे विचाराधीन मामला है, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई विचाराधीन ऐसा मामला है। इसमें शायद पुनर्विचार याचिका, वो तमाम लोग जो जेल में बंद हैं। नहीं, ये देखिए, ये मामला इतना संगीन था, ये मामला इतना गंभीर है, कोर्ट कैसे इसको बाइंड अप कर सकता है? कोर्ट के संज्ञान में है, और जब सारी चीजें सोशल मीडिया पर उछलती है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट संज्ञान भी लेता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन केवल उन लोगों का सोशल मीडिया पर ही बने रहना ठीक होगा, या उन साक्ष्यों को लेकर के कोर्ट जाना होगा, ये भी तो देख लीजिएगा आप। ठीक है पंकज क्षेत्री, अगर मैं आपके खिलाफ कोई बात कहता हूं, आप उसका खंडन करते हैं, और आप मेरे खिलाफ एफआईआर करते हैं, आप कहते हैं कि ये गलत तरीके से गलत प्रचारित किया जा रहा है, हमारी छवि उसकी खराब हो रही है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका पन्ना प्रमुख, जिसका महिला मोर्चा सबसे मजबूत प्रदेश में, लेकिन इस पूरे मामले पर पार्टी का कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी प्रमुख, कोई भी पन्ना, कोई भी कुछ बोलने को राजी नहीं है। वो पार्टी अब तक जांच की बात नहीं कह पा रही है, चाहे वो उर्मिला सरावर के खिलाफ हो, उन साक्ष्यों को झुटलाने के लिए, चाहे वो उस कथित वीआईपी के खिलाफ। कानून कहाँ आड़े आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं भी सुन रहा था
बहन जी को, सरकार ने पहले दिन से ही, जिसको स्टेट कहते हैं, राज्य बनाम जो पीड़ित होता है उसका मुकदमा चलता है, दोषी होता है, पहले दिन से ही एफआईआर लिखने से लेकर और पैरवी तक करने में इतनी ढिलाई बरती है, इतना इसमें लापरवाही करी है कि सीधे सीधे प्रथम दृष्टिया हमेशा लगा है देखने में कि ये आरोपी को बचाने का प्रयास करते रहे हैं। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि जब आरोपी पहले उत्तराखंड में भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रह चुका हो, आरोपी के पिता, फिर आरोपी के पिता उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, उस समय जबरदस्ती उस समय भी इस्तीफा कैसे कैसे दिलवाया गया, जनता के प्रेशर में हुआ, आपको सब ज्ञात है। तो पहले दिन से और आखिरी दिन तक जब सजा हुई तो जो अधिवक्ता थे अवनीश जी, आप उनसे पूछिए किस प्रकार से, मतलब वो अधिवक्ता जबकि बदले गए बीच में भी, कभी उनको प्रताड़ित किया गया, कभी उनको समय पर तनख्वाह नहीं दी गई जो उनका फीस फिक्स हुई है, कभी उनको विभिन्न माध्यमों से इसको केस को कमजोर करने के लिए अप्रोच किया गया और वो नहीं माने तो उनको विभिन्न माध्यमों से प्रताड़ित करने की भी कोशिश की गई। उनके परिवारों का, रिश्तेदारों का तबादला दूर दूर करा दिया गया, किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर कर दी गई। तो पहले दिन से ही और आखिरी दिन तक इस केस को हमेशा राज्य सरकार ने, भाजपा सरकार ने कमजोर करने की कोशिश की है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो दोषियों को और मृत्यु दंड की सजा हो सकती थी वो सजा नहीं हुई और उम्र कैद की सजा हुई। जो वीआईपी वाला एंगल था, जो सबसे बड़ा इंटेंशन का पार्ट था कि जो इंटेंशनली उस बहन अंकिता की हत्या क्यों की गई, क्योंकि उन्होंने वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था। तो स्पेशल सर्विस की बात और वीआईपी की बात पूरे केस से छुपाई गई और केस को कमजोर किया गया। बाद में किस प्रकार से जो केस प्रॉपर्टी थी, वनंतारा जो रिजॉर्ट था, उसको तोड़ने का काम ये स्वयं कल परसों जब इनके आपस में सिर फुटबल हुई तो भेद खुला और आरती गौड़ ने भी स्वीकार किया कि मैंने तोड़वाया था। और किस प्रकार से पहले वहां की विधायक पर भी आरोप लगते रहे हैं, जेसीबी वाले ने स्वयं बोला था। तो ये पूरा जो षड्यंत्र है वो सीधे सीधे वीआईपी को बचाने का है और अब तो वीआईपी का नाम सामने आ चुका है और वीआईपी का नाम जो है खुल्लम खुल्ला सामने इन्हीं की नेता की इन्हीं के पूर्व विधायक की पत्नी ने लिया है, मौजूदा पत्नी ने। तो और जिन्होंने खुलेआम टीवी पर स्वीकार किया, सरेआम न्यूज चैनल पर स्वीकार करा कि मेरी पत्नी है और मैंने स्वीकार करता हूं, सब चीजें हैं। वो अलग बात है कि वो यूसीसी के दायरे में नहीं आते हैं। बीजेपी में ये भी एक सॉफ्ट चीजें हैं कि अपने लोग को यूसीसी में नहीं रखा जाए। यूसीसी केवल डराने के लिए और तमाम पूरे देश में एक माहौल बनाने के लिए और प्रयोगशाला के तौर पर उत्तराखंड को इस्तेमाल किया गया है। बावजूद इसके पहले दिन से इस मुकदमे को कमजोर करने की कोशिश की गई है। अब वीआईपी का नाम जग जाहिर है और वीआईपी का नाम जग जाहिर होते ही इनके सारे एजेंडों की हवा निकल गई। जो ये सोच रहे थे 2027 में केवल हिंदू मुस्लिम करके और तमाम सांप्रदायिक उन्माद फैला के पहुंचेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनके जो नारे की पोल खुल गई। और हम ये खुलेआम कहना चाहते हैं कि भाजपा विरोधी है महिलाओं की, भाजपा विरोधी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड को इन्होंने प्रयोगशाला बना के रख दिया है। बहन अंकिता की माँ पिताजी हमेशा ये बात कहते रहे हैं कि हमें जो राज्य सरकार ने व्यवस्था दी है उस पर हमें विश्वास नहीं है, हमेशा ये कहते रहे। और पहले दिन से ही हम उनके साथ हैं। और उस समय हमारे नेता गणेश गोदियाल जी भी उनके घर पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता थी उनको लेकर। इस पर बात करूंगा। आपने उत्तराखंड की बजाय दिल्ली को चुना कि आपने कहा वहां तक ज्यादा बल्क में लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए खुलासा वहां से हुआ। कमलेश जी कुछ कहना चाहते हैं, कुलदीप भाई के पास जाएंगे, बोलिए।
जी देखिए अभी हमारे भाई पंकज जी ने आरोप लगाए हैं कुछ इसमें अभी एडवोकेट हैं, नहीं, मैंने आरोप उन्होंने नहीं कहा लगाए, कि मैं तो सत्यता बताई। वकीलों को इतना प्रताड़ित किया गया, जो सरकारी वकील थे उनकी सैलरी, आपके पास साक्ष्य है क्या? कोई वकील आपके पास आके रोया इस बात के लिए कि मुझे तनख्वाह दिला दो कांग्रेस से? अरे बताइए। खुलेआम अंकिता तो आप भंडारी की झूठे मां ने, आरोप देखिए, अरे जो आप पीड़ित ऐसी हैं, झूठ की मशीन आप ना मुद्दे को बनिए भटकाए मत बहन जी, पंकज जी, मुद्दे को ऐसी भटकाए ना। झूठ की मशीन ना बनिए अंकिता आप भंडारी कि की आप ये झूठ माता जी बोले ने और आपके स्वयं गले कहा की है। फांस बन जाए, आपके गले की फांस क्यों बन जाए। अब ये क्यों बताइए, अगर अब ये धमकाने गलत लगे, था तो अब आप धमकाने लगे, वकील है ना? आप अब वकील है ना धमकाने लगे, पंकज जी? अब अरे धमकाने लगे, भाई, बताओ, अरे भैया अब कोई नहीं धमकाने धमका लगे। रहा आपको। अरे अरे गले की सुन फांस बना लीजिए, दो, चलो गले की अरे फांस बना दो, अब धमकाने लगे तो। सुनिए तो सही। मेरे हम तो ख्याल खुलेआम से कह रहे हैं, पंकज जी को क्यों सुनना जरूरत नहीं है, वो पड़ी सोच कर आए अधिवक्ता हैं कि बदलने की, केवल आरोप लगाने हैं। क्या पंकज जी क्यों आप जरूरत कोर्ट पड़ी गए अधिवक्ता अंकिता बहन बदलने के की। लिए पैरवी करने के लिए? झूठ बोलते हैं बस केवल आप कभी अरे गए कोर्ट में भाई, अंकिता बहन की पैरवी के कुछ लिए? कुछ कोई सोच तो आप लीजिए कम से समझिए कम। बहन जी, आप जो लोकस, आरोप लगा रहे एक हैं, बात सुनिए। आपने जो कहा अरे कि अब मैं हिंदू फिर आपके मुस्लिम आगे फिर हिंदू वाली मुस्लिम बात है हिंदू कि मुस्लिम, अरे भाई हिंदू मुस्लिम तो आपके हरीश रावत जी कर रहे हैं। एक वीडियो पे बिल बिला रहे हैं, तिल बिला रहे नहीं, हैं, वो तो आप परेशान लोग हो उसकी रहे बात हैं, कीजिए, एक कुलदीप वीडियो रावत बन आपके गई। पास आ रहा हूं, भाई भाई साहब नहीं नहीं, सुनिए। अब मुद्दे को एक डाइवर्ट मत परिवार का करिए। झगड़ा है, एक परिवार का झगड़ा है, रुकिए, मियाँ बीबी का झगड़ा है। फिर पंकज आपको जी, परिवार आगे का मियाँ झगड़ा बीबी नहीं का है, झगड़ा। भाजपा के पूर्व विधायक हैं, परिवार मत बोलिए, भाजपा के पूर्व आप विधायक है, सुनिएगा, उनकी पत्नी ने अरे आरोप आप लगाए हैं। अरे आप आप इस सुन बात की लीजिए। गंभीरता को उससे सुनिए। आप कांग्रेस इस, को ये अब सुनने हल्की की बात आदत, नहीं है, मेरे ख्याल से ये कांग्रेस हल्की को होती बात है कि नहीं हमें है। सुनना नहीं है, बहरे हो जाओ कान से। भाई चलिए एक कुलदीप दो भाई, मियाँ बीबी का आपस में झगड़ा चल रहा है, उस नहीं झगड़े में नहीं, जो भी कुछ उनके बीच का है शुक्र है उन्होंने आपने बोला। बीवी माना और तो, कांग्रेस और कुलदीप भाई शुक्र है कांग्रेस आपने बीवी माना तो। कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर। मैं प्लीज एक मिनट रुकिएगा, रुकिए प्लीज रुकिए। कुलदीप भाई थोड़ा समझाइएगा, इस पूरे प्रकरण को समझाइए। आज हम वहां पर खड़े हैं जहां पर मुझे त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा कोई दूसरा बंदा दिखा नहीं। अब उन्होंने भी क्यों बयान दिया, किसमें बयान दिया, कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस बात का भी एक हवा चल रहा है कि अपना उर्मिला राठौर ने कोई फोटो उनके साथ भी साझा कर दी फेसबुक पर, मुझे मिली नहीं खैर। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ कॉल रिकॉर्डिंग या कनेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन कार्यवाही की बात होना भरी सुनना, कान तरस गए कार्यवाही सुनने के लिए। जहाँ छोटी-छोटी बातों पर गला पकड़ने वाली बात होती थी, वहां पर इस पूरे मामले पर ना उस ऑडियो की जांच की बात कोई हो रही है। उर्मिला सरावर पर आरोप तमाम बीजेपी लगा रही है, लेकिन कोई कार्यवाही अब तक हुई है। दूसरी तरफ जिस वीआईपी का जिक्र किया जा रहा है, उस वीआईपी को लेकर भी कोई बातचीत नहीं। और ये जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाले कमलेश जी और इनकी पार्टी, इनका महिला मोर्चा गायब है, इनके पन्ना प्रमुख गायब है, इनके इतने मजबूत जिला अध्यक्ष और तमाम तरह की टीमें वो सब गायब है इस मामले में, क्यों? मुझसे पूछ रहे हैं कि राणा जी से? राणा जी से। देखिए, ये पूरा जो प्रकरण है, ये जिस प्रकार से उभर के आया, जाना कहीं था, पहुंच कहीं और गए। ये दो लोगों के बीच की बात थी, जो भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर हैं और उनकी जो वर्तमान पत्नी है उर्मिला, और वो तमाम जो और से निकल करके आ रहा था, ये आपस की चीजें थी जो बाहर निकल आ रही, और बाहर आते 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 इसमें इतना कुछ बाहर आ गया कि अब वो समेटा नहीं जा सकता, और ये इतना बड़ा गर्म दूध हो गया है भाजपा के लिए, तो भाजपा ना उगल सकती है ना निकल सकती है। सही बात है। अभी जो देखने में आ रहा है, हालांकि यहाँ पर पंकज भाई ने बहुत अच्छे से पैरवी की है चीजों को लेकर, लेकिन अपेक्षा तो ये थी इतनी अच्छी पैरवी पूरी कांग्रेस करती तो ज्यादा बेहतर, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी हमें उतनी मजबूत नहीं दिखती है कई बार विषयों को लेकर के जनता के। अब ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें अंकिता भंडारी केस की जो एंट्री हुई है और उस पर जो बयानबाजियां निकल करके आई, अभी तक तो ये बयान हम सुनते थे कि पूरा कोर्ट के जो पुलिस जांच एसआईटी बनी, जो जांच हुई, भैया वहां की जो विधायक हैं उन्होंने उसको जॉट को तोड़ने के लिए भेजा। अभी तक सभी लोग इस बात को मान रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आरती गौड़ के बयान के बाद सारी चीजें पलट गई। अब कानून को और उस जांच टीम भी इस पूरी कटघरे में आ गई है जिसने इस पूरी जांच को अंजाम दिया है। भैया आप तो कह रहे थे कि ये ऐसा ऐसा है और ये चीजें नहीं है, लेकिन अब ये जो बातें निकल करके आ रही हैं और लोग खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी जो जांच प्रक्रिया है वो अपने आप में कटघरे में आ जाती है।
जी अंकिता अंकिता भंडारी की हत्या का सत्य कभी बाहर आएगा? अ, मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की राजनीतिक में मकर जाल में ये मामला फंस चुका है, मुझे नहीं लगता है कि कभी शायद ये सच बाहर आ पाए। क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक नई कहानी बन करके प्रस्तुत हो रही है। पुलिस भी खुद उसमें उलझी हुई थी कि वो किस कहानी को सच माने, किस कहानी को लेकर के आगे बढ़े। और अब जो चीजें हुई, जिस प्रकार के बयान बाहर निकल करके आए, चाहे उर्मिला सनोवर के बयान हो या जो आपके पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के बयान हो, जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है और जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश प्रभारी का नाम उसमें उभर करके सामने आया है। और आप देखिए कि सोशल मीडिया पर न जाने कितने वीडियो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा प्रकरण जो है बहुत तैयारी के साथ चीजें वो तैयार की गई हैं। क्योंकि मैं अभी देख रहा था पंकज भाई की सोशल मीडिया पर उर्मिला सनोवर जो है वो भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय से बाहर आ रही, उसके वीडियो हैं। वो महेंद्र भट्ट जी से मिल रही हैं, उसके फोटो हैं। वो कह रही हैं कि ये बुके महेंद्र भट्ट मुझे दे रहे हैं, मैं महेंद्र भट्ट को नहीं दे रही। ठीक है, वो मुझे ज्वालापुर में चुनाव लड़ने के लिए बात कह रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैयार है। तो अब दूसरा, पार्टी भाजपा की जो चुप्पी है, महेंद्र भट्ट जो हैं वो खुद अपने बयानों में उलझ चुके हैं। महेंद्र भट्ट से इस पूरे प्रकरण पर जिस प्रकार की गंभीरता की उम्मीद की जा रही है, बार की पहली उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष को दोबारा रिपीट किया गया। महेंद्र भट्ट दोबारा अध्यक्ष आए, उनको अपना राजनीतिक कौशल यहाँ पर दिखाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आज वो अपने ही बयानों पर अपना ही बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वो पार्टी का क्या बचाव करेंगे, पार्टी के लोगों को क्या बचाएंगे? तीसरी चीज इसमें ये है कि देखिए पंकज, इसमें राजनीति के साथ साथ बहुत कुछ कूटनीतिक चालें भी चली जाती। सुरेश राठौड़ हरिद्वार से विधायक रहे, त्रिवेंद्र रावत ने जो बयान दिया, जो अभी मैं आपको भी सुन रहा था, बड़ी बेबाकी के त्रिवेंद्र रावत, हालांकि कई सवाल उनके कार्यकाल में भी हमने पूछे थे, जिनके जवाब नहीं मिल पाए थे। लेकिन त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार के विधायक सांसद हैं, हरिद्वार के सांसद हैं। ठीक है, इस पूरे मामले का जो राजनीतिक टारगेट है वो कौन है, ये समझने वाली बात। इस पूरे मामले से लाभ किसको होगा, यहाँ वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इससे हानि किसको होगी जी, क्योंकि जिसको इसकी हानि होगी उसको बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है। ठीक। और वही स्थितियां यहाँ इस समय बनती हुई दिखाई दे नहीं, मैं वो इस राजनीतिक परिदृश्य में तो पूछ ही रहा था, लेकिन ये वीआईपी वाले मामले पर ज्यादा फोकस हम लोग करते दिखाई नहीं दे रहे। मतलब बीजेपी, ये सरकार, मतलब उस वाले मामले को टच करने, क्योंकि इससे पहले सब जानते हैं एसआईटी ने इस मामले की जांच की थी शायद, और एसआईटी ने क्यों उस वीआईपी वाले प्रकरण को छोड़ दिया, उस मामले को टच ही नहीं किया। कई बार जांचें, देखिए मैंने एक चीज महसूस की है, पिछले 22-23 साल मुझे भी मीडिया में हो गए और मैंने कई प्रकरण देखे हैं, राज्य की भी देखे हैं और देश के भी देखे हैं। कई ऐसे प्रकरण में कई लोग प्रथम दृष्टया दोषी नजर आते हैं, लेकिन बाद में वो कोर्ट से बाइज्जत बरी। ठीक है, कई मामलों में कुछ लोग जो शुरुआत में सबको लगता है कि तो सफेद पोत नहीं, तो बिल्कुल निर्दोष, लेकिन अंत में पता चलता है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी और सारा। कई बार हम देखते हैं कि जो जांचें होती, ये जांचें हर बार सत्य को उजागर करने के लिए नहीं, कुछ जांचें ऐसी भी होती हैं जो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, आरोपी से ध्यान भटकाने के लिए, आरोपी को बचाने के लिए, क्योंकि ये दिखती हैं चीजें, हकीकतें वक्त रहते कभी ना कभी सामने आ जाती हैं। कई प्रकरण ऐसे भी हैं। नहीं, हम लोग तो बस ये जानना चाहते हैं ना कि इस पूरे मामले पर जब अंकिता का नाम जुड़ ही गया, अंकिता हत्याकांड बाहर आ गया, उस वीआईपी का खुलासा हो गया, तो जिसे पूरा उत्तराखंड चाहता था कि जो जांच पड़ताल, इंसाफ, न्याय की मांग जो कर रहा था, उस पर ज्यादा फोकस करके सबसे पहले सरकार और पुलिस को, मुझे मालूम नहीं कि क्या स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, कोई पुलिस वाले पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं मुझे रावत से कि भाई क्या है इसका मतलब,
और है तो लाओ हमको दो, हम गरीबा तक हाथ डालते हैं, हम पहुंचते हैं। मुझे नहीं मालूम, ये आप जाने, पंकज क्षेत्री और राणा जी आप लोग जाने, लेकिन कमलेश जी क्या इतनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी किसी राष्ट्रीय दल की, कितने बड़े दल की ये नहीं कि जब जनता पसुपेश में हो और कंफ्यूजन में हो, इतने सारे मामले को लेकर ये बीजेपी पर आभार हो रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कमलेश रमन ने ऐसा कर दिया, तो कमलेश रमन ये नहीं कहेंगे कि देखिए ऑडियो की जांच करते हैं, जांच बिठाइए, जब पावर आपके हाथ में है ना। कांग्रेस की पार्टी होती तो कहते हैं कि भैया पार्टी उनकी है, सरकार उनकी है, पावर आपके हाथ में है, आप फिर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? पंकज जी देखिए, आपने कहा कि जांच की बात, देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी का आपने शायद वो बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा जब जांच होती है तो सब चीजों की जांच होती है, ऑडियो वीडियो हर चीज की जांच होती है, और जब से कोई चीज जांच के दायरे में होती है तो मुझे लगता है उसमें सारे खुलासे भी होते हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसे उन्होंने एआई करार देकर कहा, झूठा करार दिया, उसकी जांच ही नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं कराई उन्होंने, उस समय कह जरूर दिया एआई का है ना। अब वो इतने बड़े प्रकरण पर कैसे उन पर विश्वास किया जाए कि वो कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे? हाँ बताइए ना, अपनी जांच नहीं करा पाए तो एआई। पंकज जी देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत संजीदा मैटर है। आपने तो एकदम से कह दिया चैनल पे बैठ के कि जिस व्यक्ति का नाम किसी ने बोल दिया अपने बयान में सोशल मीडिया पे, उसको जो है आप तुरंत फांसी पे लटका दो, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? पहले भी वीआईपी के लिए चिल्ला रहे थे किसी और का नाम लेकर के, भाई अगर उनको फांसी करवा देते तो आप फिर दोबारा फांसी देते आप? फिर अभी तीसरे का नाम आकर के कोई बोल देगा सोशल मीडिया पर, तो क्या उस पर भरोसा करेंगे? कानून अपने हिसाब से चलता है भाई। कानून ये नहीं कहता कि आपके सोशल मीडिया के बयानों पर वो किसी को फांसी दे देंगे, किसी को कहीं चढ़ा देंगे। पूछ लीजिए, बैठे हैं पंकज छेत्री जी बता देंगे कि कानून किस दायरे पे चलता है। कानून साक्ष्यों पे चलता है, कानून सबूत पर चलता है। पंकज जी, आप ऐसे किसी प्रति सम्मानित व्यक्ति का नाम लेके उसको फांसी चढ़वा देंगे आप? जी, कानूनी पहलू तो आया ही नहीं मैडम, कानूनी पहलू नहीं। तो आपने कहा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उनका नाम अब वीआईपी का आपने मतलब उनको वीआईपी मान लिया। आप नहीं, मुझे ऐतराज है इस बात पर कि आपने उनको वीआईपी मान लिया। भाई किसी ने बयान दिया, किसी ने सोशल मीडिया पे अपने आप को चमकाने के लिए राजनीतिकरण कर दिया उस चीज का, और आपने तुरंत कह दिया कि तो आप ये तो कह दीजिए बयान की जांच होगी। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, पार्टी की तरफ से बयान की जांच होगी, होनी चाहिए। हम पक्ष में है इस बात के, हम पक्ष में है इस बात के कि होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? होगी। ऐसे ही थोड़ी कोई भी आएगा और आरोप लगाएगा और आप कहोगे फांसी दे दो उस व्यक्ति को। सोशल मीडिया पर भरोसा करता है क्या कानून? नहीं, क्या कानून सोशल मीडिया पर भरोसा करता है क्या? आप मुझे बताइए पंकज जी, क्या आपका कानून सोशल मीडिया के बयानों पर यकीन करता है क्या? बताइए ना, कानून में है क्या? आपको साक्ष्य तो देना पड़ेगा, आपको उस ऑडियो वीडियो का साक्ष्य तो देना पड़ेगा कि वो सच है या झूठ है। सोशल मीडिया और मीडिया सोशल मीडिया पर राजनीति करोगे आप? नहीं, देखिए ये भी जनता का पार्ट है। कई महत्वपूर्ण निर्णय, कई महत्वपूर्ण मुकदमे ऐसे होते हैं, बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। देखिए हम चैनल पर बैठे हैं, वो तो साक्ष्य दे रही हैं। ये अधिकार थोड़े किसी को आप दोषी करार दे दोगे, ये कोर्ट का काम है। उर्मिला जी साक्ष्य दे रही हैं, उर्मिला जी तो साक्ष्य के साथ दे रही हैं। अरे भाई तो हम सरकार से यही तो कह रहे हैं पंकज भाई, आप सरकार से यही तो कह रहे हैं, लेकर के जाइए, उन्हें कोर्ट लेकर के जाइए, क्योंकि षड्यंत्र पूरा आपका रचा हुआ है। आप ज्वालापुर से टिकट दे रहे हैं उनको, आप जाइए कोर्ट लेके जाइए साक्ष्यों को। क्या दिक्कत आ रही है? आप हिम्मत तो जुटाइए, या खाली टीवी चैनलों पे बैठेंगे, बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार हाथ खड़े कर दे, हम जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे। अरे भाई आप हाथ खड़े कर दे, आप बोल दें कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार खत्म हो चुकी है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम करेंगे, पूरा सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पंकज जी 1 मिनट सुनिएगा, मेरी पूरी बात को सुनिएगा, मेरी पूरी बात को सुन लीजिए मेरे भाई। आपको लग रहा है गलत है, आपको सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। कांग्रेस भवन से बाहर निकलिए और जाइए लेकर के उसको कोर्ट में, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटाएंगे क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, आप षड्यंत्र रच रहे हैं, आप बदनाम कर रहे हैं, आप प्रतिष्ठित लोगों को अपमान कर रहे हैं, आप नाम लेकर के बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आपके विधायक की पत्नी, आपके विधायक की पत्नी, हम कहाँ से आ गए इसमें? आपके हाथ तो बटेर लग गई ना, और उन्होंने नहीं बटेर नहीं। देखिए इस मुद्दे को इतने आप ऐसा नहीं, इतने बहन जी, मैं आपसे देखिए संवेदनशील, इतने संवेदनशील मामले में आप बटेर वाली बात मत करिए।
ये तो आप बोलिए कि भाई, बहुत मैंने अच्छी बात है। नहीं 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 नहीं, 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 मैं देखिए आपको पंकज एक जी महिला गलत होने मत के नाते, लीजिए। आपके आपको हाथ महिला में होने है, के मैं नाते, फिर कह रही हूँ, मैं फिर एक दोहरा रही महिला हूँ। होने के नाते मैं आपको टोकता हूँ इस बात पे, मुझे घोर आपत्ति है। जिस तरीके से नहीं, आप दे गलत रहे बात। हैं और कर रहे हैं, आप आप ये जाइए, मत आपके हाथ, बटेर मैं वाली फिर बात कह मत रही हूँ, करिए। आपके हाथ बटेर लगे, आप जाइए, नहीं नहीं आप नहीं, जाइए उनके बयानों आप को लेकर के इतने क्यों नहीं जाते संवेदनशील हैं? मामले पर, लेकिन ये आप इतने भी जानते संवेदनशील हैं मामले पर, इतने पंकज जी, संवेदनशील ये आप मामले भी पर, जानते हैं कि नहीं आप वो सब झूठ बोल करेंगे, रहे हैं, आपकी पार्टी का सब षड्यंत्र करेंगे। हो सकता है। अभी देखिए जब जांच निकलेगी तो सब देखिए सामने आ कौन जाएगा। करेगा? आप ये पंकज कौन जाइए। भाई, बताएगा कि षड्यंत्र है? ये कौन बताएगा कि गलत चाल है? ये कौन बताएगा कि ये गलत प्रचार है? ये कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा जनता को? मेरे को कैसे पता चलेगा रोतेला कि ये जी, पंकज जी छेत्री की भाई चाल तो है? वकील हैं हमारे, ये तो एडवोकेट हैं हमारे छेत्री भाई। नहीं बिल्कुल इनसे बिल्कुल। क्या छुपा हो सकता देखिए है? एक इनसे क्या पंकज छुपा हो भाई, सकता है, बताइए? पंकज भाई कोर्ट में पेश होने का या तो राज्य सरकार कर सकती है या उनकी माताजी कर सकती है, लोकस स्टैंडर्ड के तहत। कोर्ट तो वो बात उसमें जरूर जरूर हम उनकी माताजी से बात करेंगे, और सरकार अपने हाथ खड़े कर रही है, ये हम जनता को चीख चीख के बोलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है, नैतिकता खत्म हो गई है, ये प्रश्न नैतिकता हमने का भी ही है। जेल भेजा लॉ है एंड ऑर्डर पंकज का भाई, छेत्री जी, देखिए, कानून हमने अपना जेल काम भेजा करेगा। है। आपका तंदूर कानून कांड आपने दिल्ली का जेल नहीं सबको भेजा फिर, याद है। नहीं नहीं आपके नहीं 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 आपके नहीं मंत्री नहीं, ने, आपके नेता ने देखिए तंदूर ये में झोंक दिया सरकार, था अपनी प्रेमिका को दिल्ली के अंदर। और नारी निकेतन का प्रकरण आपको याद होगा मेरे ख्याल से, जिसमें नेता और अधिकारी दोनों फंसे थे विक्षिप्त लड़की को गर्भवती अरे करने पर। आपके तो आपने क्या आपके कार्रवाई आपके करी थी? आपने तो आपके मुकदमा तो ही नहीं होने विधायक, दिया। आपके तो उत्तराखंड के विधायक। ठीक है पंकज भाई, एक मिनट हो गया। कुलदीप भाई सुन रहे हो? एक एक, एक ये जो ये कंफ्यूजन दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? कि अगर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, एक बहुत बड़ा बल्क में एक इस तरह का एक वो चल पड़ा है कि भैया ऐसा वैसा ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रदेश में इतनी बड़ी चीज एक वो हो गया। ये कंफ्यूजन दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, कानूनी मसला तब होगा जब इस मामले पर कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई पहले शुरू तो हो, कोई पता तो लगे कि एफआईआर हो रही है, पता तो लगे कि ऑडियो की जांच हो रही है, पता तो लगे कि ये हो रहा है ना कमलेश जी। देखिए आप प्लीज, दायरे में आता है और कानून जब चाहेगा, कितने लंबे हाथ होते हैं कानून के, वो जब चाहे पकड़ लेगा, क्या दिक्कत है? जो ठीक है, कानून पे ही विश्वास है, सरकारें भी कानून से चलेंगी, अदालतें सरकार चलाएंगी। नहीं, अदालत से बड़े तो हम नहीं है ना, हम अदालत से कानून से बड़े थोड़े ही हैं हम। कानून के दायरे में जब जाएंगे तो उसके बाद तो अगली कार्रवाई फिर तो सवाल भी नहीं कर सकते ना कि कोर्ट क्यों नहीं इनको फांसी दे रहा। हम नहीं कर सकते सवाल, लेकिन हम ये सवाल कर सकते हैं चुनी हुई सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही भाई देखिए, कांग्रेस कह रही है कि उनको फांसी लगनी चाहिए थी। रोतेला जी, कांग्रेस कह रही है कि उनको फांसी लगनी चाहिए थी, लेकिन उनको आजीवन कारावास हुआ। तो आप कांग्रेस पे सवाल करिए ना, पूछिए ना उनसे कि कितनी पैरवी करी आपने उनको फांसी लगाने के लिए, कितना गए आप कोर्ट में उनको फांसी लगाने के लिए? खाली यहाँ यही बोलते रहे आप मीडिया, सोशल मीडिया पर, वहां चले जाते कोर्ट में और वहां पैरवी करते कि भाई उनको फांसी लगनी चाहिए थी, जाते लेकर अरे के वो सारे साथियों को। ये हीनियस क्राइम था, ये कोई पब्लिक। ये स्थिति अगर कोर्ट कचहरी कानून की बात दुहाई देकर हम लोग बचने की कोशिश करें या एआई का जरिया बताकर हम बचने की कोशिश करें, तो इसमें कौन ये उपभोग की स्थिति को खत्म करेगा? कैसे असमंजस खत्म होगा कि ये गलत हो रही चीज है? मैं मानता हूं चलो उर्मिला सरावर गलत है, वो गलत तरीके से प्रचार, लेकिन ये कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा कुलदीप भाई? ये पंकज जी, राजनीति में सच और झूठ से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है नैरेटिव। नैरेटिव किस संदर्भ में कहाँ कैसा बैठता है। एक नैरेटिव ही एक ऐसी चीज है जो असत्य पर भी हावी हो सकती है और सत्य पर भी हावी हो सकती है। और जब एक बार नैरेटिव स्टैब्लिश हो जाता है तो उसके चश्मे से फिर ना सत्य दिखाई देता है ना असत्य दिखाई देता है। ठीक है, ये बात हमारे राजनीतिक दल के नेता बड़ी बात जानते हैं। कार्रवाई की बात करना गलत है क्या? अगर आप कुलदीप वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इतने बड़े मसले पर पुलिस क्या कर रही है, इतने बड़े मसले पर सरकार का क्या स्टैंड है, क्या ये गलत, ये सवाल करना गलत हो? पंकज मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपने जो पूछा मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज देखिए कि प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के जो नैरेटिव स्टैब्लिश हो गया है, शायद पुलिस के अलावा या कोर्ट के अलावा मैं नहीं समझता कि इनको नहीं पता है। सबको पता है कि वीआईपी कौन, पूरे प्रदेश को पता है, पूरे प्रदेश की 1 करोड़ 10 लाख जनता को पता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि फिल्म आई थी जॉली एलएलबी,
उसमें अंत में जज साहब कहते हैं मुझे मालूम है कि आरोपी कौन है, लेकिन मैं यहाँ इंतजार में बैठा रहता हूँ कि अब एविडेंस आएगा, तब एविडेंस आएगा, अब एविडेंस आएगा। ठीक है, तो कोर्ट की जो मजबूरी है वो एविडेंस पर है। लेकिन समस्याएं क्या है? ये है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, कई बार जांचें सत्य से दूर ले जाने के लिए भी होती, ध्यान भटकाने के लिए भी होती। एक सुलझावा राजनेता, अटल जी ने कहा था, आज अटल जी की जयंती है, अटल जी ने कहा था राजधर्म की बात होने की। उनकी कई चीजें, कई भाषण राजनीति में बड़े दूरदर्शी हैं। उन्हीं अटल जी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक सुलझावा जो राजनेता है वो चीजों को लेकर के कभी भी जनता के खिलाफ नहीं जाता। वो जनता के मन को पढ़ता है और देखता है कि हाँ, ये निर्णय अगर जनता का हम इसके पक्ष में नहीं जाएंगे तो चीजें नकारात्मक हो सकती हैं, प्रभावित हो सकती हैं, अब वो उसके समर्थन में खड़ा होता है ताकि सत्य बाहर आ जाए। जी। लेकिन यहाँ हमने ये देख रहे हैं, चीजें जनता जो सोच रही है, जनता जो कह रही है, उससे यहाँ किसी को फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई। ठीक। और यह बात न सिर्फ भाजपा के लिए लागू होती, यह बात पूरी की पूरी कांग्रेस पर भी लागू, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल सिर्फ अपने हितों को देख रहे हैं, यहाँ जनता के हितों को नहीं देखा जाए। ठीक है, अब इस मामले क्या आगे रुख रहता है, मैं तो देख रहा हूँ कमलेश जी, अच्छा हो कि जांच हो जाए। जो स्थिति, जो सवाल मेरे मन में है वो प्रदेश की जितनी जनता बता रहे हैं, मुझे पता नहीं कितनी करोड़ जनता है, क्या है, इतने लोगों के मन में है इस पूरे मामले पर लेकर, और वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस मामले में क्या स्टैंड सरकार का है, क्या बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं ना। इसमें ये नहीं कह देना चाहिए कि भैया नहीं वो गलत आरोप लगा रहा है। अगर गलत आरोप लगा रहा है तब भी जिम्मेदारी है कि गलत साबित करिए आप। वो सही को सही साबित करे ना करे, लेकिन आपकी मजबूरी बन जाता है, आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उसको गलत साबित करेंगे, क्योंकि उसको दंड आपको देगा, वो उनको दंड नहीं देगा, वो दंड देगा आपको, वो आपको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए आपको साबित करना पड़ेगा। इसमें कैसे आप लोग साबित कर पाते हैं, क्या होगा वो तो आप लोग जानिए, लेकिन प्रदेश की आत्मा की आवाज, जो अस्मिता की एक आवाज, एक सवाल अस्मिता को लेकर उठा, एक बेटी को लेकर, क्योंकि इस प्रदेश की बेटियों की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है ना, उतनी हम सब लोगों की है, समाज की है, इसलिए सवाल करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को छोड़ा जाए, बचाया जाए, चाहे पार्टी से हैं, जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बीबीआईपी हैं, हम ये कहकर छोड़ रहे हैं, पता लगा कि अगला कोई ऐसा कांड कर दिया कि जिससे हम लोग प्रभावित हो गए ना, तो इस पर काम करना चाहिए। आप करिएगा, कोशिश करिएगा कि कुछ हो, अच्छा हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए। वो क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल करना गुनाह नहीं होना चाहिए इस प्रदेश में। सरकार से सवाल ना हो तो लोकतंत्र की परिभाषा बदल दीजिए साहब। कानून व्यवस्था को लेकर अगर पुलिस प्रशासन को कटघरे में हम खड़ा ना करें तो फिर बेईमानी है, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो जांच पड़ताल उस वक्त हुई तब भी सवाल उठा कि एसआईटी ने वीआईपी वाले प्रकरण पर वीआईपी वाले सेक्शन को छुआ तक नहीं, वो जांच वहां तक गई नहीं। दूसरा ये कि जो लोग आज सलाखों के पीछे आजीवन कारावास काट रहे हैं उनको होनी थी फांसी की सजा, वहां पैरवी में कर दी कमजोरी, तो वो उम्र कैद तक की सीमित रह गया। ऐसे जघन्य मामलों पर अगर ऐसे बचाते रहेंगे अपना अपना कहकर, तो एक दिन खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। आप क्या कहेंगे, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके। और इस पूरे मामले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्रवाई की बात कही है और लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी आप बताइएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। जय उत्तराखंड।